अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करना है बर्नौलीज़ इक्वेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे डिस्कस करनी है कि इस टॉपिक में हम दोनों चीज़ें वॉल्यूम और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो आपने इनके सिंबल्स को इसमें मिक्सअप नहीं करना। इस टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है इसको अटैम्प्ट करने में कि स्टूडेंट्स वेलोसिटी और वॉल्यूम के सिम्बल्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम ये वेलोसिटी लिख रहे हैं, वॉल्यूम लिख रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, एक तरीका है, वो आपने फॉलो करना है। आपने ड्यूरिंग इस टॉपिक को अटैम्प्ट करने के दौरान आपने वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करना है। उसके ऊपर जैसे मैंने एक छोटा सा इसको वेलोसिटी स्मॉल वी को जिस तरह से लिखा है वैसे ही आपने लिखना है, और वॉल्यूम को आपने इस तरह से कैपिटल में लिखना है, और जिस तरह से मैंने उसको लिखा है सेम इस तरह से लिखना है। इस तरह की जो इसकी ड्राइंग में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये आपको इसको मिक्सअप नहीं होने देगा इन दोनों सिंबल्स को। अच्छा, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, बर्नौलीज़ इक्वेशन। ओके, सो बर्नौलीज़ इक्वेशन में हम लोगों को बेसिकली ये इक्वेशन क्यों हम लोगों ने डिराइव की है, उसका बेसिक का क्या मकसद है, उसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि बर्नौलीज़ इक्वेशन प्रेशर से रेलिवेंट है। ये बेसिकली प्रेशर के ही फर्दर रिलेशंस को हमें बताती है। हमें प्रेशर का रिलेशन बताती है विद द स्पीड ऑफ फ्लूइड के साथ, और प्रेशर का रिलेशन बताती है विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। जैसे कि हम बाकी इक्वेशंस में जितनी भी हम लोग फ्लूइड को स्टडी करते हुए जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं, अगर हम उसको सही तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम लोगों ने आइडियल फ्लूइड लेना है। तो आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे पास फ्लूइड है वो हो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और स्टेडी फ्लो हो। ये तीनों क्वालिटीज़ जिस फ्लो में होंगी वो हमारा आइडियल फ्लो होगा। तो हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को डिस्कस करते हुए भी आइडियल फ्लूइड ही यूज़ करेंगे। ये सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास इस डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंपल एक डायग्राम है। यहाँ पे आपको एक पाइप नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि अपर एंड के ऊपर है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द लोअर एंड। तो ये डिफरेंस, एक तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का डिफरेंस है, और सेकंड क्या डिफरेंस है कि जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, आप देख सकते हैं कि जो इसका अपर एंड है वो H1 हाइट पे मौजूद है और जिसका लोअर एंड है वो H2 हाइट के ऊपर मौजूद है। मतलब कि दोनों एंड्स की जो ग्राउंड के साथ हाइट है वो भी सिमिलर नहीं है। तो ये टू डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम इस पाइप को नॉन यूनिफॉर्म पाइप कहेंगे, यूनिफॉर्म पाइप नहीं कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाइट से रिलेवेंट। तो आप देख लें कि हम लोगों ने हाइट कहाँ से कहाँ तक मेजर किया, ग्राउंड से लेकर ये जो पाइप है इसकी मिडल सेक्शन तक, और यहाँ पर भी ग्राउंड से लेकर इसकी मिडल सेक्शन तक। इसका रीज़न ये है कि ये हम लोगों ने एक दफ़ा खुद ही डिसाइड करना था, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। लेकिन जहाँ जो पैरामीटर मैंने इसके लिए फ़िक्स किया है वो मुझे लोअर एंड के लिए भी फिक्स करना था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं अपर एंड के लिए यहाँ तक हाइट लूँ और लोअर एंड के लिए भी मैं यहाँ तक हाइट ले लूँ। ऐसा नहीं है। सॉरी, अपर एंड के लिए मैं यहाँ तक हाइट लूँ और लोअर एंड के लिए मैं यहाँ तक हाइट ले लूँ। ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने एक दफ़ा से ही डिसाइड कर लेना है कि अगर अपर एंड के लिए हाइट में मिड रीजन तक कंसीडर करें तो लोअर एंड के लिए भी हाइट में मिड रीजन तक ही इसको रखूँगी। अच्छा, अब सेकंड बात क्या आ जाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने मार्क कर दिया जी हमारे। अच्छा, उसके बाद सेकंड थिंग क्या है इम्पॉर्टेंट कि अब हम लोगों ने ये जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म पाइप था हमने इसके अंदर एक सेक्शन ऑफ वाटर को सिलेक्ट किया है। ठीक है, बिकॉज पाइप में से तो वाटर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है, लेकिन हमने क्या किया कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ वाटर था जिसको मैंने इस येलो कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, हमने उसको लिया और अभी इस सेक्शन की, इस पूरे पाइप के अंदर जो इसका फ्लो है, अब उसको हम हर पॉइंट के ऊपर जो है उसको वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पे मार्क कर लिए। एक पॉइंट ये है यहाँ से यहाँ तक का रीजन, जिस रीजन में हम इस वाटर के फ्लो को डिस्कस करेंगे वो है डेल x1। तो मैंने उसको मार्क कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक का रीजन जब वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस वाले रीजन से फ्लो कर रहा है, तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। और जो लोअर रीजन तक वो पहुँचेगा वही वाटर यहाँ से फ्लो करके जब लोअर रीजन तक पहुँच रहा है तब इतने सेक्शन को मैंने मार्क किया, वो क्या है डेल x2। इस डेल x2 सेक्शन में इस वाटर की ड्यूरिंग द फ्लो क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कितना इस सेक्शन डेल x1 और डेल x2 में सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा, उसका मैस सेम होगा। तो वो मैस कितना है डेल m। तो डेल m यहाँ पर भी सेम रहेगा, डेल m यहाँ पर भी सेम रहेगा। अच्छा, अब वाटर जाहिर सी बात है किसी ना किसी स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, तो मेरा जो अपर पोर्शन में जो वाटर है उसकी स्पीड को मैंने v1 कहा है, और वही वाटर जब लोअर रीजन तक आएगा तो उसकी स्पीड को मैंने v2 कहा है। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। आप लोगों ने जो भी डायग्राम ड्रॉ करनी है अपने टॉपिक में तो उसको लेबल ज़रूर करना है। एक तो लेबलिंग, ये वाली लेबलिंग है, उसके लास्ट में अपने उसको बताना ज़रूर है कि डायग्राम किस चीज़ से रेलेवेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर देखें
तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस टॉपिक का मेन पॉइंट है वो है प्रेशर। तो इस वाले डायग्राम में भी प्रेशर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रेशर को देखें तो यहाँ पर आप देखें कि प्रेशर इनवर्ड है, यहाँ पर भी प्रेशर इनवर्ड है और यहाँ पर भी प्रेशर इनवर्ड है। ठीक हो गया। अब प्रेशर जब इनवर्ड है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर इनवर्ड है वो प्रेशर इनवर्ड क्यों है, और प्रेशर मतलब जब भी हमारे ऊपर कोई चीज़ प्रेशर एग्जर्ट करती है तो हमें पता होता है कि प्रेशर किस चीज़ की वजह से है। तो अब यहाँ पर भी ये नॉलेज तो होना ज़रूरी है ना कि इस पोर्शन ऑफ वाटर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो रीज़न क्या है, ये प्रेशर का कोज क्या है, कौन सी चीज़ है जो इस वाले पोर्शन ऑफ वाटर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो ये वाला जो प्रेशर P1 है ये इस सेक्शन ऑफ वाटर के ऊपर प्रीवियस सेक्शन ऑफ वाटर की वजह से है। अब जाहिर सी बात है ना, इस वाटर इतने वाटर के पीछे भी कुछ ना कुछ वाटर मौजूद है, तो वो वाला सेक्शन ऑफ वाटर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वाटर पर जो कि मेरा हाईलाइटेड सेक्शन ऑफ वाटर उसके ऊपर P1 प्रेशर एग्जर्ट करता है, और उस प्रेशर क्या करता है, वो प्रेशर इस सेक्शन ऑफ वाटर को बेसिकली नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे ये सेक्शन ऑफ वाटर अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। तो प्रेशर किसकी वजह से हुआ, ये P1 प्रेशर किसने लगाया हमारे इस शेडेड रीजन के ऊपर, प्रीवियस सेक्शन ऑफ वाटर ने लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देखोगे कि मैंने वेलोसिटी का सिंबल क्या बनाया है, इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि वाटर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो यही है, और यहाँ से वो जब इस वाले रीजन एंड से वो बाहर भी जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो यही होगी। तो इस P2 प्रेशर का क्या मकसद है, ये P2 प्रेशर इनवर्ड क्यों है, इसको इस दूसरी डायरेक्शन में होना चाहिए था, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, वाई, रीज़न क्या है, अब उसको समझना और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब होता ये, इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये ब्लर 1 सेकेंड, अच्छा, यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। आप देखोगे कि अगर मैं इस बॉक्स को वाटर के अंदर प्लेस कर देती हूँ तो आपको क्या पता चलेगा कि वाटर उस बॉक्स के ऊपर चारों तरफ से एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, एक ऐसा नहीं होगा कि वाटर इस बॉक्स के ऊपर जस्ट एक साइड से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है या दूसरी साइड से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वाटर उस बॉक्स के ऊपर चारों तरफ से एक फोर्स प्रेशर करेगा। वो फोर्स किस चीज़ की फोर्स होगी, प्रेशर की फोर्स होगी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का मकसद क्या होता है, प्रेशर का मकसद होता है किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना। ठीक है, तो अगर वाटर ने इस बॉक्स को कंप्रेस करना था तो वो क्या करेगा, फोर्स को चारों डायरेक्शन से लगाएगा। यहाँ पर मैंने उसी वाले पाइप को दोबारा से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो प्रेशर की फोर्स है, अगर तो वो इस डायरेक्शन से लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन से लगेगी, उसकी वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन से लगेगी, तो तभी वो उसको कंप्रेस कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो प्रेशर था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था बिकॉज उसको कंप्रेस करना चाह रहा है, मतलब कि जो वाटर है वो इस पाइप के अंदर है। ठीक है, अब ये पाइप के ऊपर चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है, इस वाले जैसे कि यहाँ इसके ऊपर भी इस पाइप के ऊपर भी चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर भी चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर 1 2 3 4 फोर्थ डायरेक्शन से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था। यहाँ पर भी एक डायरेक्शन प्रेशर की ये है और दूसरी तरफ से एक डायरेक्शन प्रेशर की ये है। लेकिन क्या हुआ कि इस प्रेशर ने जो कि इसकी मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इसकी मूवमेंट को ब्लॉक क्यों नहीं कर पाया वो, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से आते हुए वाटर के पास हाइट की वजह से एक स्पीड आ गई है। ठीक है, वो एक अपर हाइट से लोअर हाइट की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ेगी। वो इंक्रीज्ड जो स्पीड थी उसने इस प्रेशर की इफेक्ट को ओवरकम कर लिया। ठीक हो गया, ओके। तो आप जब ये टॉपिक अटैम्प्ट करेंगे अपने पेपर में तो आपने पहले हेडिंग बनानी है। हेडिंग के बाद आपने इसकी स्टेटमेंट को रिनोट करना है। स्टेटमेंट को रिनोट करने के बाद जो मैंने नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हैं आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद आपने डेरिवेशन की हेडिंग बनानी है और उसमें आपने बताना है कि हम एक आइडियल फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, स्टेडी है। उसके बाद आपने डायग्राम की हेडिंग बनानी है और उसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है। अच्छा जी, डेरिवेशन में जो सबसे पहले वाला हमारे पास पॉइंट आएगा उसमें आपने फर्स्ट जिसमें हेडिंग बनेगी वो आएगी वर्क डन की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है उसके अपर एंड के ऊपर भी वर्क डन कैलकुलेट करना है, उसके लोअर एंड के लिए भी वर्क डन कैलकुलेट करना है और बाद में हमने उन दोनों वर्क्स को ऐड करवा देना है। अब वो वर्क डन किस चीज़ के लिए, कि वाटर को उस पाइप के अंदर से फ्लो करवाने के लिए हमें एग्जैक्टली कितना वर्क करना पड़ेगा हमने वो कैलकुलेट करना है। तो अब वर्क डन ऑन द अपर एंड ऑफ द पाइप कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले हेडिंग बनानी है, फिर आपने उसमें लिखना है द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इन मूविंग इट थ्रू अ डिस्टेंस डेल x1 विल बी। अब देखो मैंने क्या बताया कि प्रेशर क्या एग्जर्ट करेगी, फ्लूइड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जैसे पीछे से आने वाला फ्लूइड है वो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये सिंपल मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा। हमें सबको पता है V1 इज इक्वल टू F1 D1 cos θ1। 1 साथ क्यों लग रहा है, बिकॉज सब्सक्रिप्ट में 1 इस वजह से है बिकॉज हम अपर एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको नेम क्या दिया था 1 का।
अच्छा, अब यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है और d1 जो है, जो मैंने डिस्टेंस लिया है, वो कितना है, डेल x1 है। ये तो क्लियर हो रहा होगा कि d1 डेल x1 की इक्वल क्यों है। अब थीटा 0 डिग्री की इक्वल क्यों है, इसको समझना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अब अपर एंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से कि प्रेशर की डायरेक्शन इनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में जो है फ्लूइड कवर कर रहा है। तो प्रेशर की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सिमिलर है। और प्रेशर बेसिकली क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो अगर प्रेशर की डायरेक्शन इस तरह से है तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो प्रेशर की डायरेक्शन है। तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सिमिलर है, तो उसमें एंगल क्या एग्जिस्ट करेगा, 0 डिग्री। अच्छा जी, 0 डिग्री एंगल को पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन कुछ इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगी कि W1 इज इक्वल टू F1 डेल X1, बिकॉज 0 डिग्री का आंसर 1 होता है। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है। उसके बाद क्या होगा, द फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड, हमने ये कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, हमें पहले पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो फोर्स के लिए और उसके बाद उसको अपने अपर एंड जो पाइप है उसके लिए एडजस्ट करो। अब क्या करना है, हमने बताना है कि इस वाली इक्वेशन में P क्या है, प्रेशर है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द अपर एंड। अब इसको सब्स्टिट्यूट करवा देना इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, F1 डेल X1, ठीक हो गया। 1 सेकेंड, ओके, F1 डेल X1। अब सिंपल इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोग F1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो F1 की वैल्यू क्या है, P1 A1। तो पुट करोगे W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल X1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इसमें डेल X1 के लिए एक वैल्यू को पुट करना है। वो किस तरह से पुट करने की, हमें पता है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के ऊपर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर S क्या है, डिस्टेंस को अगर मैं इसका फॉर्मूला से कैलकुलेट करूँ तो किसकी इक्वल आएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब हम लोग सिंपल इस डिस्टेंस के लिए डेल X1 के लिए V1 T को पुट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल वही काम करूँगी, मैं इस वाली वैल्यू को पुट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 और T, ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरी वर्क डन ऑन द अपर एंड की फाइनल फॉर्म निकल आई है, वेयर V1 इज द वेलोसिटी एट द अपर एंड। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन एट लोअर एंड की। वर्क डन एंड लोअर एंड आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप वर्क डन अपर एंड कैलकुलेट कर चुके हो, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सेम उसी तरह से हमने फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूला के अंदर थीटा मैंने 180 डिग्री को पुट किया और D2 मैंने डेल X2 को पुट किया। अब ये थीटा 180 डिग्री किस तरह से है इसको समझते हैं। अब हम लोग आ गए हैं लोअर एंड की तरफ। अब लोअर एंड की तरफ आपको पता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्ट था, ठीक है। प्रेशर इन्वर्ट था और प्रेशर की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट थी। तो मैंने इस वाले डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को यहाँ पुट किया, प्रेशर वाले वेक्टर को यहाँ पुट किया। तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक हो गया। अब प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल है वही एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन, क्योंकि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स और प्रेशर एक ही बात होती है, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग अगर कहें कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन का एंगल डिस्कस करें तो वो भी 180 डिग्री ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट की, कॉस 180 डिग्री को पुट किया, उसकी जगह उसको सॉल्व किया तो आ गया -1 उसको पुट कर दिया और हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। हमने इसी फॉर्म वाली इक्वेशन में जिस तरह हमने प्रीवियस केस में किया था, F2 की वैल्यू पुट की, प्रेशर के फॉर्म में फोर्स को पुट किया, उसको पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि डेल X2 क्या है। डेल X2 डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड इन दी सेम टाइम इंटरवल T, उतना ही टाइम, देखो ना अपर एंड में भी टाइम T था, हमने एक ही टाइम पर अपर एंड और लोअर एंड दोनों के हम लोगों ने जो है वो फ्लूइड की मूवमेंट को चेक किया था। अच्छा, उसके बाद है W2 की वैल्यू में हम लोगों ने क्या किया कि डेल X2 की वैल्यू को पुट कर दिया, जैसे प्रीवियस केस में कैलकुलेट की थी। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी ना, आप लोगों ने लिखनी है, इसको इस तरह डायरेक्ट वे में करना है। उसके बाद आपने सारी उसकी समरी देनी है कि P प्रेशर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लोअर एंड का और ये वेलोसिटी है एट द लोअर एंड। उसके बाद हम लोगों ने टोटल और नेट वर्क डन को कैलकुलेट करना है, सिंपल वे में करेंगे। सब लोगों को पता है, हम लोग दोनों अपर और लोअर दोनों रीजन के वर्क डन को आपस में ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कुछ उस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। उस सिंपल हमने इक्वेशन कंटिन्यूटी को डिनोट किया है। डिनोट करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ T को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब T को मल्टीप्लाई क्यों करवाया है, उसका रीज़न ये है कि मैं दोनों साइड्स पे सेम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकती हूँ, डिवाइड भी करवा सकती हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं इस T को अगर कैंसिल आउट करूँ दोनों तरफ से इक्वल ही, उसका इफेक्ट इक्वल है दोनों साइड, तो इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब बड़ा इशू है वो ये V है। मैंने क्या लिखा है, A1 V1 T
इज इक्वल टू A2V2T इज इक्वल टू V वॉल्यूम है, नीचे मैंने क्या लिखा है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन। तो ये वॉल्यूम की इक्वल किस तरह से है, ये प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। मैंने लिखा AVT, अब ये AVT क्या है, एरिया वेलोसिटी टाइम। अब एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब हमने क्या किया, सेकंड को सेकंड से कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास क्या बचता है, मीटर क्यूब, और वो किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट। तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट सेम है तो मैं कह सकती हूँ कि तीनों क्वांटिटीज बेसिकली वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक हो गया। इसी वजह से मैंने लिखा कि V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब आप खुद देखो, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में, जो A1 V1 और T है ये वॉल्यूम की इक्वल है, और यहाँ पर भी A2 V2 और T जो किसकी इक्वल है, वॉल्यूम की इक्वल है। तो हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हम सिंपली प्रीवियस इक्वेशन में जो A1 V1 और T था उसकी जगह मैंने V पुट कर दिया है, और A2 V2 और T की जगह भी मैंने V को पुट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को पुट कर दिया। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लोअर एंड और अपर एंड के लिए सेम था तो हमने क्या किया, उसको कॉमन ले लिया है। ठीक हो गया, क्योंकि सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ही फ्लो कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने जगह बढ़ा दिया, उसका क्रॉस सेक्शन लिए तंग कर दिया, ज़्यादा करते तो फ्लूइड भी चेंज हो गया, फ्लूइड तो उतना ही है। अच्छा, अब क्या होगा, डेंसिटी लिखी, डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उस फॉर्मूला को वॉल्यूम के लिए रीअरेंज किया और वॉल्यूम की जगह मास पर डेंसिटी की वैल्यू को पुट कर दिया, सिंपल। अच्छा, उससे नेक्स्ट हमने बताना है कि एम मास है, रो क्या है, डेंसिटी है। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हम इस टॉपिक में जिक्र क्यों कर रहे हैं और हम लोग किस तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, और मैंने बताया कि यहाँ पर जो फ्लूइड होगा वो ज़्यादा, उसकी जब हाइट्स अपर रीजन से लोअर रीजन की तरफ आएगा तो वो इंक्रीज्ड स्पीड से आएगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर P2 है ये ऑपोजिट डायरेक्शन जिसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, ये उसको भी ओवरकम करके अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हाइट कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी जो कि स्पीड की वजह से होती है वो बढ़ रही है। समझ रहे हो, लोअर हैंड के ऊपर स्पीड ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और अपर हाइट के ऊपर स्पीड कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। और इस वाली H1 हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और H2 हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे जो उसका फ्लो था, इस फ्लो के दौरान उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं रह रही, उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन उसी चेंज को डिस्कस करना है। अच्छा जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब फाइनल भली कौन सी है, जो लोअर रीजन में पहुंची तो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंची तो उसकी फाइनल है। इनिशियल कौन सी, अपर रीजन वाली। तो अब इनिशियल को, फाइनल को हमने 2 से रिप्रेजेंट करते थे और इनिशियल को 1 से, और अब तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लोअर रीजन में जो लोअर रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी उसमें से माइनस कर देनी है अपर रीजन की काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला वही जो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल को निकाल दो, फाइनल जो लोअर एंड के ऊपर है, इनिशियल जो अपर एंड के ऊपर है, सिंपल। अब हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 12, ये हमारी मेन इक्वेशंस हैं। समझ रहे हो, 1 सेकेंड, ये इसको जूम क्यों नहीं कर रहा, ये हमारी मेन इक्वेशंस हैं 10, 11 और 12। अब क्या होगा, वेयर H1 H2 आर दी हाइट्स एट द अपर एंड लोअर एंड रिस्पेक्टिवली, वो आपने बताना है जिससे हमसे लिखा है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया करवाया जा सकता है, डिस्ट्रॉय करवाया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो क्या कहता है कि वर्क किसकी इक्वल है, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज है प्लस जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। अब सिंपल इस इक्वेशन के अंदर हम लोग वर्क की वैल्यू को पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वैल्यू को पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की वैल्यू को पुट करेंगे। पर मतलब इन तीनों इक्वेशंस की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इस वाले स्टेप में कि हम यहाँ पे m कॉमन था तो हमने m को इन सब के लिए बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने इस वाली जो हमारे पास यहाँ पर m ओवर रो था, हमने उसको दूसरी साइड पे ले गए। यहाँ पर जो था, जो भी जिस फॉर्म में था वहाँ जगह ये इन्वर्ट जो है उलट फॉर्म में यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैथ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस रो को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, रो को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे कुछ इस फॉर्म में, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि लोअर एंड और अपर एंड वाली सारी वैल्यूज़ को सेपरेटली लिख लेना है। अब हमने अपर एंड वाली वैल्यूज़ को इस तरफ लिखा और लोअर एंड वाली वैल्यूज़ को इस तरफ लिखा, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको बर्नौलीज़ इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं एक बात डिस्कस करूँ कि बॉयज़ लॉ में हमारे पास क्या रूल था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक है,
इक्वल होता है प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब प्रेशर इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने कहा कि इस फॉर्म में लिखने की बजाय हम इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो वही वाला सिनेरियो है, जो लोअर एंड के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो इक्वल है अपर एंड की, सॉरी अपर एंड के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो इक्वल है लोअर एंड के ऊपर जितनी वैल्यूज़ मौजूद थी उनके। तो हमें उसको अलग लिखने के लिए उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम अपर एंड और लोअर एंड को डिस्टिंग्विश करके मत लिखें, बस ये पता है कि इन तीनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ज़रा समझते हैं फर्दर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें ये पी जो हमारे पास प्रेशर है, ये वाली जो सेकंड वैल्यू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। किस तरह से, अब मैंने सेकंड वाली वैल्यू को लिखा, यहाँ पर ये रो है, ठीक है, और ये हमारे पास वेलोसिटी का स्केल। अब रो किसकी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिल गई, 1/2 मास और वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और वॉल्यूम को मैंने एज इट इज लिख लिया। तो मेरे पास क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन गया। ये वाली इक्वेशन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल है। और यहाँ पर जो PGH है, यहाँ पर मेरे पास रो किसकी इक्वल है, मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल है। अब यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि PGH हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मुझे ये इक्वेशन क्या बता रही है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट को इजीली डिस्कस कर सकते हैं, और स्टेटमेंट क्या है उसको देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो द फ्लूइड सम ऑफ द प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, कि अगर हमारा फ्लूइड है एक आइडियल फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड जब भी किसी पाइप वगैरह से या किसी भी मीडियम से फ्लो करेगा तो उसके लिए प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट का प्रोडक्ट जो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। यही आपकी बर्नौलीज इक्वेशन थी, और ये किस तरह से फ्लूइड की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है वो भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो ये आपका टॉपिक था आज का। ओके, थैंक यू।